नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग। नए साल की फिर से आज आपको बधाई देता हूं। और हमने एक प्रण किया है या फिर फैसला किया है कि रोहड़ू और उसके आसपास के विषयों को लेकर के लगभग सप्ताह में 3 बार आपके साथ रूबरू होना बहुत जरूरी है। मेरी बात को बड़े ध्यान से और गंभीरता से सुनिए। यहां सवाल ना केवल रोहड़ू के भावी भविष्य की सुरक्षा का है, बल्कि यहां पर सवाल हमारे व्यक्तिगत विजन का भी है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें सरकार को और प्रशासन को ठीक करनी है। कुछ जगह हमें अपनी मानसिकता से ऊपर उठ करके गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। रोहड़ू बाजार में हम दिन भर जो है हजारों लोगों की भीड़ देखते हैं। रोहड़ू क्षेत्र बहुत बड़ा है, मैंने एनालाइज किया है। यहां से लेकर के खदराड़ा से लेकर के जुब्बल की बॉर्डर तक का एरिया और यहां से लेकर के चिड़गांव के कितने दूरवर्ती क्षेत्र हैं, जिसमें जांगलिक हैं, आपके बहुत सारा एरिया है, छुआरा का जिघा वैली है। हमारा आलम यह है, शहर में आओ, अपना व्यक्तिगत चुनाव करो, अपनी जरूरतमंद चीजें देखो और घर लौट आओ। उसके बाद किसी अनहोनी की प्रतीक्षा करो और जब अनहोनी हो जाती है तो उसको लेकर के प्रशासन को, सरकार को या आसपास की चीजों को कोसना शुरू कर दें। जो चीजें आपको बता रहा हूं, इन चीजों को थोड़ा गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, वरना आज जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, पिछले कुछ सालों से रोहड़ू में आपने देखा होगा, चाहे फुटपाथ पर, चाहे गांव में या फिर बाजार में, ऐसे लोगों की भीड़ जमा होती जा रही है जिस पर मुझे नहीं लगता कि प्रशासनिक तौर पर या व्यक्तिगत तौर से या राजनीतिक तौर से किसी के द्वारा संज्ञान लिए जाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा और गंभीर विषय यह है, बाजार में आपने बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी दुकानें देखी होगी जहां पर मुश्किल से 4 से 5 हजार का सामान भी शायद रखा होता होगा। हॉस्पिटल रोड के कॉर्नर से लेकर के मुख्य बाजार से लेकर के रोडू के अलग अलग क्षेत्रों में आपको बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी दुकानें नजर आएगी, या फुटपाथ पर आपको बहुत सारे ऐसे सब्जी और दूसरे फ्रूट्स बेचते हुए लोग नजर आएंगे, जिसको लेकर के आप 2 पल के लिए सोचते जरूर होंगे लेकिन गंभीर नहीं होते हैं। कभी सोचा है कि एक आदमी जो ठेले पर सब्जी लेकर के बैठा है, उसके पास मुश्किल से 1000, 12 या 1500 की सब्जी है। उस सब्जी को जब वो पूरे दिन भर में बेचता होगा तो कितना ही कमा लेता होगा, 200, 300, 250, 400 रुपए। और कई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 3-4 किलो प्याज, 3-4 किलो टमाटर, 5-6 किलो आलू, इस तरह से जो है लगभग वो उनके पास, अगर टोटल कुछ लोगों से जो मैंने बातचीत की, जो उनका सामान देखा जब वहां पर दुकान लगा रहे थे अपनी, तो मुश्किल से वहां पर उनके पास जो है 700-800 का वो जो है सब्जी और जो फ्रूट्स थे। उन 700-800 की सब्जी और फ्रूट्स को कितना कमा लेता है एक आदमी? 150, 200, 250, 300 रुपए। 2 गुना तो नहीं बेच सकता। बहुत सारे ऐसे, कोई सीढ़ी के नीचे दुकानें बनी है, कहीं पर दुकानें बनी हुई हैं, वहां पर मुश्किल से अगर आप एनालाइज करेंगे तो शायद ही 10-15, 10 या 12 हजार का सामान होगा। वो आदमी कितना बेचता होगा, कैसे कमाता होगा, कितना कमाता होगा। और उसके बाद रोहड़ू सिटी कितना महंगा है, यहाँ पर कमरे, एक सिंगल कमरा कितना महंगा बिक रहा है, इतना माफ कीजिएगा, कितना एक जो सिंगल कमरा वो भी कितना महंगा जा रहा है किराए पे। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसा एरिया जो, जिसको मैं कहूंगा जहां गंदगी है चारों तरफ, जहां पर शायद मैं जाना भी पसंद नहीं करूंगा अगर व्यक्तिगत रूप से जाना चाहूं, तो ऐसे एरिया के कमरे भी कम से कम 1500-2000 रुपए में जो है किराए पे जा रहे हैं। तो ऐसे में जो ये लोग यहाँ पर अपने आजीविका कमा रहे हैं, प्रवासी में बात कर रहा हूं, जो हिमाचल प्रदेश के बाहर से आए हुए लोग हैं, उनकी इनकम का ऐसा कौन सा जरिया जिससे उनको 2 वक्त की रोटी भी मिलेगी, रहने के लिए जगह भी मिल रही है, इतना खर्चा वो कैसे उठाते होंगे? कभी इस चीज को एनालाइज किया है? तो उनके इनकम के दूसरे सोर्सेज आखिर क्या है, ये जानने की कोशिश की है? हम कभी नहीं करते, और ना ही अपने आसपास के प्रशासन से सवाल उठाते हैं, ना पुलिस विभाग से सवाल उठाते हैं। और बाद में बहुत सारे केसेस में जो है अलग अलग राज्यों के जो है, भारी राज्यों के जो लोग हैं, वो यहां पर नशे के पैटर्न पे जब चीजें आती हैं तो उनका नाम आता है, वो लोग जो है उसमें पकड़े जाते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग चुप रहते हैं। दूसरा सवाल, मैं बार बार कह रहा हूं पिछले 2-3 सालों से, जितने लोगों के जो ये अभी आ रहे हैं, खासकर पिछले जो 7-8 सालों से जो रोहड़ू में आ रहे हैं, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ इनके आधार कार्ड पे मेंशन की गई है, ये 1 तारीख को ही पैदा क्यों हो रहे हैं? मैं गंभीरता से बात बता रहा हूं।
कि रोहड़ू क्षेत्र के अंतर्गत पिछले 3 सालों से खासकर जो उत्तर प्रदेश के एरिया से जो लोग आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं, उनमें 100 में से कम 70 आदमी की डेट ऑफ बर्थ जो है 1 तारीख मेंशन की गई है आधार कार्ड पे। इनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन किस आधार पे की जा सकती है, ये प्रशासन को देखना है। कौन है ये लोग और कौन बना रहा है इनके आधार कार्ड। इनसे पूछा जा रहा तो कहते हैं कि हमारे जो स्टेट में जब हम लोगों के आधार कार्ड बनाए गए तो हम लोगों को ऐसी ही प्रक्रिया से बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में जहां इतनी सशक्त गवर्नमेंट इस वक्त जो है योगी जी चला रहे हैं, वहां इन चीजों को करेक्शन के लिए चीजें नहीं होगी, मैं नहीं मानता। इस सत्य को मैं स्वीकार नहीं कर सकता कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने स्ट्रांग हैं कि उनके नाम से भय से जो खौफ खा जाते हैं लोग, वहां पर वहां के लोगों के आधार कार्ड को सुधार के लिए कोशिश नहीं की जा रही हो, इस बात को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है। कौन लोग हैं ये और क्यों नहीं हमारी स्टेट गवर्नमेंट या हिमाचल प्रदेश की पुलिस डिपार्टमेंट या फिर हायर अथॉरिटी जो है इस विषय पे जांच करते कि जो जहां से आ रहे हैं अगर उनके आधार कार्ड पे 1 तारीख मेंशन है, कम से कम वहां से जो है वो अपने स्थायी प्रमाण पत्र वहां पर स्थानीय पंचायत या नगर परिषद से लिख के ले आए। आ रहे हैं, भर रहे हैं, भरती हुई भीड़ भरती जा रही है और नतीजा यह है कि हर दिन हर जगह जो है हर महीने और हफ्ते में जो है चोरी की वारदातों को अंजाम दिए जा रहे हैं और चोरों तक जो है पहुंचा नहीं जा रहा है। कहां जा रहे हैं लूट के ये सारा सामान? क्यों नहीं संबंधित विभाग जो लोग सुबह जो है यहां पर टैक्सियां भर भर के गांव में ले जाते हैं, उनकी छानबीन करते हैं कि जो फेरी लगाने के लिए गाड़ियों में यहां से गाड़ियां भर के जा रही, कुछ हमारे मैन मार्केट से और कुछ समाड़ा से। कौन लोग हैं ये और कहां से सामान ला रहे हैं? क्या चोरी का सामान है या फिर खरीदा हुआ सामान है? खरीदा हुआ सामान है तो बिल कौन से है? जीएसटी से लेकर दूसरे तमाम डॉक्यूमेंट टैक्स तक क्या पे कर रहे हैं? कौन है ये सारे लोग? अगर इन सब चीजों पर गंभीरता से चिंतन नहीं किया गया तो रोहड़ू आने वाले कल में जो है कैसे खतरे को आमंत्रित कर रहा है, जिसको लेकर के हमारे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित नजर नहीं आएगी। तीसरा नंबर, रोहड़ू में खासकर समारा के क्षेत्रों में मैंने बहुत सारे ऐसे मकान मालिकों को देखा है जिनके कमरों में ढूस ढूस करके जो 6-6, 7-7 आदमी कमरे में रह रहे हैं। उनके पास पानी की, एक तो पानी के लिए आप रोना रो रहे हैं, हमारे पास पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं आता। फिर जो ये 6 और 7 आदमी नहाते कहां हैं और वॉशरूम कहां जाते हैं? सब नीचे जो है नदी के किनारे आपको मिलेंगे। और एक ही कमरे में 7-7, 8-8 आदमी रखे भी आपने रखे। आपकी प्रॉपर्टी नॉर्म्स क्या कहते हैं, नॉर्म्स जाने और प्रशासन जाने, लेकिन उनकी वेरिफिकेशन के लिए आपने जब पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई, आपने अपने कमरे में 6-6, 7-7, 8-8 आदमी घुसेड़ दिए हैं। लेकिन आपने जो एक बार अपनी नैतिक जिम्मेवारी नहीं समझी कि पुलिस प्रशासन में जाकर इनकी वेरिफिकेशन किया जाए। और उन 7-8 लोगों में से भी कम से कम 4-5 आदमी वो है जिनके आधार कार्ड पर यही 1 तारीख मेंशन है। डीएसपी साहब और पुलिस प्रशासन को इन लोगों को जो कहते हैं कि आप जाकर के अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवा दो, उन लोगों को मालूम है कि 1 तारीख को पैदा हुआ है, तो थोड़े गंभीरता से इन लोगों को गंभीरता से जांच करवाने के बाद ही प्लीज जो है इस विषय में इन लोगों को जो है जो भी पुलिस की तरफ से वेरीफाई करके इनको एक नोटिस दिया जाता है, कागज दिया जाता है, उसके बाद इनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। हम लोग कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है असुरक्षित होते जा रहे हैं इस कारण से कि हम लोग जो है बाहरी मूल से आए हुए लोगों की जो है वेरिफिकेशन नहीं कर रहे। हमें क्या पता कौन कहां का है। और आधार कार्ड पे ये 1 तारीख को मेंशन किया जाना और इसको गंभीरता से ना लिया जाना आने वाले कल के लिए चुनौती ना बन जाए, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को, पुलिस प्रशासन को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ ना कुछ विकल्प निकालना पड़ेगा। अदरवाइज ये लोग इसी तरह से कि हमारे वहां पर ऐसा हो गया था जी, हम गरीब हैं, हम लोग नहीं जानते, हम अनपढ़ हैं, हमारा ऐसा हो गया है वैसा। हिमाचल प्रदेश में कितने सारे लोग पढ़े, हमारे माता पिता कितने ज्यादा वेल एजुकेटेड है, मेरे दादा दादी कितने पढ़े लिखे होंगे बताओ। आज से 20 साल पहले जाए, आपसे आप 40 साल पहले जाइए, हमारी जो माता की उम्र के हैं, हमारे जो दादा दादी की उम्र के हैं, उन लोगों के आधार कार्ड भी प्रॉपर तरीके से वेरीफाई किए गए हैं। अगर नहीं भी कहीं किए गए, कहीं भी अगर टेक्निकल चूक हुई होगी तो वहां भी कम से कम 1 तारीख को कोई पैदा नहीं हुआ है, उनकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग मेंशन की गई है। फिर कहां से प्रजाति आ रही है रोहड़ू में? ना केवल रोहड़ू बल्कि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कोने में कौन लोग हैं जो 1 तारीख को पैदा हो रहे हैं और सरकार और प्रशासन जो इसको लेकर के गंभीर नहीं है। बांग्लादेश बनाने की तैयारियां की जा रही है क्या? जम्मू कश्मीर जैसे इतिहास को दोहराने की तैयारियां की जा रही है क्या? कौन है ये लोग? क्यों इनको वेरिफिकेशन के लिए नहीं? और मैं सबसे ज्यादा हैरान, चिंतित और नाराज रोहड़ू क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले उन तमाम जो मालिक है अपने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के मकान के, जिनके मकानों में 8-8-9 लोग, आप लोगों ने 6-6, 7-7 लोग एक मकान में रखे हुए हैं और आपने वेरिफिकेशन नहीं करवाई उन लोगों की कि कौन है वो लोग।
और आने वाले कल में अगर कुछ गंभीर घटना यहां घटती है तो यू ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सिचुएशन। सारी चीजों को किसी सोशल न्यूज पोर्टल के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ही बताना है जरूरी है क्या? हमारी मॉरल वैल्यू, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है। पैसा आ रहा है, बस बात खत्म। हमें नहीं पता, हमें कोई मौलिक ड्यूटीज नहीं है, हमारी कोई फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है हमारी अपने सोसाइटी के लिए, अपने प्रशासन के लिए, अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए। हम लोगों ने वहां पर जो भर दिए, आपने 4-4, 5-5, 6-6 किराएदार, कोई बिहार से आ रहे हैं, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, कोई नेपाल से आ रहे हैं। आपने आया, किराए की बातचीत की, बस उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, मैं डीएसपी साहब से और एसडीएम साहब से यही बातचीत कर रहा था। उन्होंने भी कहा था कि इन चीजों को कि अगर आने वाले कल में किसी भी क्वार्टर में रहने वाले आदमी को दोषी पाया जाता और अगर वेरीफाई तो नहीं हुआ, अगर उसकी वेरिफिकेशन नहीं करवाई गई है मकान मालिक के द्वारा, तो उनको उतना ही जिम्मेवार बनाया जाना चाहिए जितना जिम्मेवार वो गिल्ट किया हुआ आदमी होगा या फिर वो जो दोषी होगा वो होगा। सोचना पड़ेगा प्रशासन को इसके बारे में। और मैं चाहता हूं कि प्रशासन सख्ती से इस और कदम उठाए कि अगर किसी इमारत में या बिल्डिंग में रहने वाला दूसरे मुल्क का, जो भी हिमाचल प्रदेश के बाहर के मुल्क का आदमी है, जिसकी अगर उसके बाद उसके आइडेंटिफिकेशन में कोई दिक्कतें आती है, तो मकान मालिक को भी जो उतना दोषी माना जाए जितना वो था। पैसा कमाने के लिए उम्र पड़ी है, पैसा आ जाएगा जिंदगी में, लेकिन सुरक्षा उससे बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, हमारे घर गांव में फेरी वाले आ रहे हैं, कबाड़ वाले आ रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है, रैकी की जा रही है इनडायरेक्टली आप लोगों की। बाद में शक या तो नशे के रूप में जो है कि अपने यूथ पे की जाएगी कि नशे में पड़ा हुआ यूथ है, या तो फिर शक कहां किया जाता कि लोकल लोगों ने जो है किसी के साथ मिलकर के चोरी की है। आप लोग उन लोगों को दरकिनार कर रहे हैं, उन लोगों को नजरअंदाज कर रहे हैं जो फेरी वाले बन करके और जो है ये आपके क्या बोलते हैं, कबाड़ चकने के नाम पे आपके घर और आपके क्षेत्र की जो आसपास की रैकी कर रहे हैं। कैसे आजीविका चला रहे हैं ये लोग, जो यहां पर छोटी छोटी दुकानों को लेकर के 600-700 रुपए की सब्जियों के ठेले लेकर के जो अपनी आजीविका चला रहे हैं। क्या क्या सोर्सेज है इनके पास? कोई जानना नहीं चाहता, कोई सोचना समझना नहीं चाहता। अब आप बताइए क्या? और जो लोग मानवता का आकलन करके ये कहते हैं कि ये गरीब लोग हैं, इनके बारे में क्यों बताया जाता है? आपकी मानवता की हम कदर करते हैं, आपके अंदर इंसानियत अच्छी बात है, लेकिन जो शातिर लोग होते हैं उनके अंदर नहीं है। वो ये नहीं देखेंगे कि यहाँ के ये लोग जो इनके अंदर मानवता, ये हमारे लिए जो है सिंपैथी रखते हैं। उस दिन जब उन्होंने क्राइम करना हो करके चले जाएंगे, और हो रहे हैं क्राइम। चलती लाइनों से ट्रांसफार्मर उड़ाए जा रहे हैं, और जो लोहे के पैराफिट लगे हुए हैं उनको जो है पूरा वहां से उखाड़ के लिए जा रहा है रोड से। शहर के अंदर से लोहे की पाइपें उखाड़ी जा रही हैं, लेंटर के ऊपर से आपका लोहा चोरी किया जा रहा है। कितने लोगों के यहां पर जो चोरी और डकैतियां की जाती, परसों के कमेंट में आपने देखा होगा, हम यहां हमारे ये चीजें लेगी, ये चीजें लेंगे। घरों के बाहर से जूते उठाए जा रहे हैं, सुखाने के लिए रखे कपड़े उड़ाए जा रहे हैं। घर में नेपाली आपके आ रहे हैं, आप उसको वेरीफाई नहीं करते हैं, उसके बाद आपके सूट उठा करके वो भाग रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने विजन को थोड़ा बढ़ाएं। अपने आसपास की सुरक्षा के लिए सरकार और प्रशासन पर निर्भर नहीं रहना है, आपको अपना विजन भी बड़ा करना है। और दूसरी बात, मैं एक और गंभीरता से आपके साथ कहना चाह रहा हूं, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पिछले कई महीनों के मेरे जो एनालाइज करने की क्षमता है, उसके आधार पे मैं ये कह रहा हूं कि जितनी चोरी डकैतियां शहर में वारदातें हुई हैं, एटलीस्ट डॉक्यूमेंट की बेस पे मैं नहीं कह रहा हूं, जब जब मेरा पुलिस चौकी जाना हुआ है, मैंने उसमें जो है नेपाली मूल के लोगों को देखा है वहां पर। और दूसरी बात, ये कैसे रोडू के अंदर जो है अचानक से एक आदमी आता है, उनकी दुकान लगी होती है, फिर डायरेक्टली जब हम जो रेडी फड़ी वाले वहां पर लोग हैं, जब हम उन चीजों को जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश से कोई शख्स आ रहा है, उसको यहां पर जो है चलो वो उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो खुद उन्होंने अपना मुनाफा नुकसान देखना है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा हर चीज में नुकसान और मुनाफा देखना जरूरी नहीं है, सुरक्षा भी जरूरी है। 2-3 ढाई हजार 1500-1000 रुपए के ऊपर के लालच में वो दुकानें बिना वेरिफिकेशन की किसी को दे दी, और अगर किसी को वेरिफिकेशन दी भी है तो उनके साथ जो लोग आ रहे हैं उनको वेरीफाई नहीं किया जा रहा है।
और बाद में पता चलता है कि एक दुकान किसी ने ली है और वो अपने दुकान का, मान लो मैं हूं, मैं छुपाड़ी से आकर के रोहड़ू में एक दुकान लेता हूं, अपने गांव से आकर के दुकान लेने के बाद अपने गांव से 10 आदमी अपने चाचा ताई के उठा के ले आता हूं और उनके अपने दुकान से 4-4, 5-5 किलो सामान देता हूं बेचने के लिए। अब वो 5 आदमी को जो मैं आगे दे रहा हूं 3-3, 4-4 किलो, उससे कहीं ना कहीं मुझे तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मैं उन 10 आदमियों का खर्चा कैसे चला रहा हूं, कहां रह रहा हूं, कैसे रह रहा हूं, ये देखना पड़ेगा। कहां से उन लोगों को जो है पूरे, मान लो अगर मैं 5 आदमी ला रहा हूं, उन 5 आदमियों को अगर मैंने 10-10, 15-15 किलो सब्जी दे भी दी और उसने 200-200 रुपए कमा भी दिए मेरे लिए, तो क्या मैं उस कमाई से ही उनका गुजारा करवा सकता हूं? और जो लोग ये दावा करते हैं कि नहीं जी हम बाहर से आए हैं, हम गरीब आदमी जी, हम वहां से सब्जी खरीद के यहां से बेचते हैं, तो आपको तो सारे दिन की कमाई 200-250 रुपए है साल का। अगर पूरे महीने का आंकलन करेंगे तो 6,000 रुपए मान के चलो कि 6,000 रुपए में यहां पर रोहड़ू में रहना पॉसिबल है। 5,000 रुपए में आपको कमरा भी लेना है, आपको बिल भी देना है, और अगर आप 4-5 आदमी मिलकर के भी रह रहे हैं तो आपकी कमाई के सोर्स से आप बचा क्या रहे हो? क्या सिर्फ जीवन यापन करने के लिए जी रहे हो? कुछ इंपॉसिबल सी चीजें लगती है कि एक छोटा सा दुकान का खोखा खोल के आदमी बैठा जिसको दुकान का किराया भी देना, और मुझे नहीं लगता कि उसका जो सामान उसे वो दुकान का किराया भी निकाल सकता होगा। फिर वो क्वार्टर का खर्चा कहां से उठाता होगा? फिर वो जीवन की अपनी दूसरी चीजें, निजी जिंदगी कहां से पूरी करता होगा? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि नशे के व्यापार में ये लोग कहीं डायरेक्टली जुड़े हुए हैं? क्या कुछ ऐसी गतिविधियों में तो शामिल नहीं है जहां से इनको जो है दूसरा इलीगल तरीके से, गलत तरीके से पैसा आता है? या फिर इनके पास ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन सा ऐसे इनकम सोर्सेज है, या किस तरह से इनके प्रॉपर मैनेजमेंट है जो ये लोग यहां पर आकर जो जीवन यापन कर रहे हैं? खुद महसूस हो जाएगा आपको। आप जाएंगे देखेंगे, हाँ जी कहाँ है जी, सीढ़ी के नीचे बैठे हैं कोई कहीं छोटे से खोखे में, किराया कितना है जी 1,500, 2,000, 3,000, कमाई कितनी होती है जी, इतनी होती है भैया 5-6,000, तो 2-2,500 में कैसे जीवन यापन कर रहे हैं आप बताओ? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो ये फुटपाथ पे लोग आकर के बैठ रहे हैं, हमने पहले भी बातचीत की थी जब कुछ महानुभावों ने कहा था कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट के अंतर्गत इन लोगों के लिए प्रावधान होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, सबको जीने का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है। जो लोग मानव मूल्यों की बातचीत करते हैं, मानवता के कल्याण की बात कर रहे हैं, जो लोग ये कहते हैं कि आप लोग गरीबों को उजाड़ रहे हैं, आप गरीबों के पीछे पड़े हुए हैं, कोई किसी के गरीब के पीछे नहीं पड़ा हुआ है, प्रशासन को कुछ नहीं पड़ी हुई है किसी से। और व्यक्तिगत रूप से मैं भी कहना चाह रहा हूं, मुझे किसी भी आदमी से जो कोई एलर्जी नहीं है और ना ही होनी चाहिए। ये मानव जीवन है, यहां पर सबको जीने का अधिकार है, पर कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है ना। अपनी सुरक्षा भी तो देखनी है। मेरे पास अगर इतनी, हमारे क्षेत्र में अगर इतनी चीजें हैं कि यहां पर दूसरे क्षेत्रों से आकर के या फिर दूसरे जो राज्यों से आकर के लोग बस रहे हैं, अगर रोहड़ू में सच में ही उनके लिए रोजगार है तो फिर अपने लोग के बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? चलो 2.5 घड़ी के लिए आपकी बात मान गई, कोई चीजों को काम करने में शर्म महसूस करते हैं, 2 पल के लिए मान लिया, तो भी जो बाहर से आकर के यहां पर जीवन यापन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्या उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ उनकी जिम्मेवारी नहीं है कि अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दिखाएं? स्ट्रीट वेंडर के अंतर्गत किसी क्षेत्र के अंदर उन लोगों का प्रावधान रखना, उन लोगों की जीने की कार्य प्रणाली को सुरक्षित करना, वो भी कई टर्म्स एंड कंडीशन पे जो है आधारित होता है। वहां पर लोकेशन कैसी है, वहां पर कितने लोगों को बिठाया जा सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आधा उत्तर प्रदेश की जो है आधी जनसंख्या का हिस्सा है तो हम लोग उसको पाल, ऐसा नहीं हो सकता। स्ट्रीट वेंडर एक्ट के अंतर्गत भी एक प्रावधान है कि आप कितने नगर परिषद के अंतर्गत कितने लोगों को जो है वहां पर बिठा सकते हैं फुटपाथ पर, ताकि जो है हमें रोड सेफ्टी भी देखनी है, आपको अपने लोकल बिजनेस भी देखना है, आपने और तमाम तरह की चीजें देखनी, और नगर परिषद तय करता है। तो मैं बड़ा हैरान हूं कि पिछले लगभग जो है 3 सालों से बोल रहे हैं ऐसे तो, पर पिछले 6 महीनों से थोड़ी सी गंभीरता से इस पर मंथन करने की कोशिश की गई, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो कमेटी का गठन किया गया। अब कमेटी के गठन के बाद नगर परिषद की तरफ से यह कहा गया कि हमने कुछ स्पॉट उसमें चयनित किए हैं जिसमें शायद HRTC और एसडीएम साहब को इनिशिएटिव लेना होगा। फिर चीजें देरी क्यों की जा रही है? जो लोग यहां 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से रह रहे हैं, उन लोगों के लिए जो उनके अधिकार के अंतर्गत जस्टिस वेंडर एक्ट के अंतर्गत उनके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए, हो, हम मना नहीं कर रहे हैं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा हो। किसी भी गरीब और आम आदमी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको यहां रहने का अधिकार है, सबको जीवन जीने का अधिकार है। हमारी बला से आधा उत्तर प्रदेश आ जाए, आधा बिहार आ जाए, आधा कर्नाटका आ जाए, तेलंगाना आ जाए, पूर्वी भारत आ जाए, दक्षिण भारत आ जाए, हमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सोर्सेज हैं, कमाने के सोर्सेज हैं तो आए और कमाएं, लेकिन सुरक्षा भी तो जरूरी है ना, सुरक्षा भी जरूरी है।
क्या प्रॉब्लम है? अगर वो सच में ही भारतीय देश के नागरिक हैं तो अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ आए, अपने बारे में बताएं। उनको अगर लगता है कि रोजगार कमा रहे तो कमाएं। और ट्रैफिक और दूसरी जो चीजें होती है व्यवस्था और अव्यवस्था को लेकर को एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना है। एक एक तारीख को पैदा हो रहे हैं सारे लोग, कमाल है। एक मिनट के लिए हम लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर ये नहीं लगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, और अगर प्रॉब्लम है तो क्या इन लोगों को वेरिफिकेशन के लिए या फिर वेरीफाई करने के लिए दूसरी सोर्सेज नहीं है? क्या ये नहीं कह सकता कि आप जिस गांव से आ रहे हैं, मान लिया आपके आधार कार्ड में त्रुटियां हैं, मान लिया आपकी गवर्नमेंट अब इस मामले में पीछे है, मान लिया वहां की जो है शिक्षा उतना नहीं, टेक्निकल तरीके से इस तरह से चीजें नहीं है, वहां के घर, गांव, नगर परिषद, पंचायत, वहां से तो वेरीफाई करके लाया जा सकता है लिख के कि यहाँ का मूल निवासी, यहाँ का स्थायी निवासी। हमारे पास भी तो है स्थायी प्रमाण पत्र, पूरे देश में है। क्यों नहीं इस बारे में इनिशिएटिव लिया जाता? क्यों नहीं इस मामले में गंभीर है हम लोग? मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में जो है प्रवासियों का आना रहे, अगर उनको वेरीफाई नहीं किया गया तो उसमें कौन लोग आ रहे हैं, कौन तरह से लोग आ रहे हैं। कितने सारे नेशनल मीडिया पे और बहुत सारे मीडिया पे आप लोगों ने देखा होगा, रोहिंग्या के आने की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश से आने की बात कर रहे हैं, दूसरे देशों में घुसपैठ की बात की जा रही। कहीं ये लोग वो तो नहीं है, उनमें से तो नहीं है। किसकी जिम्मेवारी है? सरकार की, प्रशासन की। और इससे भी ज्यादा ये गंभीर विषय है हम आम आदमी के लिए, क्योंकि हमारे भविष्य का सवाल है। जब भी कोई सख्त कदम जो है रोडों को, दिशा को सुधारने के लिए किया जाता है तो हमारे अंदर की मानवता जाग जाती है, जागनी भी चाहिए। लेकिन एक तरफ से कानून और सुरक्षा का दायरा भी तो देखिए ना। मैं खुद रहा हूं, चंडीगढ़ रहा हूं, दिल्ली रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं ड्यूरिंग माई रेडियो टाइम में, और मेरे जब भी स्टडी होती थी, मैं रहा हूं हिमाचल का, तो जो रूम देते थे आधार कार्ड दिखाना पड़ता था। एक दो जगह तो पेरेंट्स तक से बातचीत करवाई थी हम लोगों ने। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, किसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, हम भी तो डॉक्यूमेंटेशन देते हैं वहां पर। तो इन लोगों के प्रति एक्स्ट्रा सिंपैथी क्यों? इन लोगों के प्रति मानवता का जरूरत से ज्यादा क्यों हम लोग जो है रोना रोते हैं? बताओ। और मैं हैरान उन लोगों के लिए, मैं फिर से लास्ट में कह रहा हूं, आप अपने किराए पे मकान को देते नहीं देते, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी में, इसमें ज्ञान बांटने वाला कोई नहीं होता और ये आपका अधिकार है। लेकिन आपकी वजह से आप और आपके समाज में असुरक्षा ना हो तो आपका उत्तरदायित्व बनता है उन लोगों को वेरीफाई करने का। बहुत सारे लोग एंटर ही नहीं है, फिर नतीजा ये हो रहा है यहां चोरी हो रही, वहां डकैती हो रही, पता ही नहीं कौन कर रहा है। कंफ्यूजन ये है कि अपने, और हम लोगों का टारगेट अपने लोग होंगे जिन नशेड़ी वो करके जाएंगे, उन लोगों को पता होता है। जो ये लोग आपके फेरी वाले आते हैं, दूसरे लोग आते हैं, जैसे कि लोग वहां पर उन लोगों पर शक नहीं करेंगे कभी नहीं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपना विजन बढ़ाएं, एनालाइज करें कि कहां शहर में क्या हो रहा है, जो बैठा हुआ है उनकी दृष्टि क्या है, उनकी सोच क्या है, एनालाइज करने की कोशिश करें। और एटलीस्ट अपने प्रशासन पर, अपने विभाग पर ये दबाव जरूर डालें कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन पर गहरी नजर रखें। जो आपके गांव घर में आते हैं उनको भले ही यहां से पुलिस द्वारा वो चीजें, ये जो भी दिया जाता है उनको जो है सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए पंजीकृत भले ही उनको किया जाता है, और वो पंजीकृत संख्या आपको भले ही दिखाएं, लेकिन आधार कार्ड को जो साथ में जरूर जांचें। आप 100 में से 70-80 कार्ड ऐसे पाएंगे जो 1 तारीख को पैदा हुआ है। फिर सवाल करें अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, ये जो 1-1 तारीख को पैदा होने वाले कौन से महापुरुष हैं और ये कौन से टेक्नोलॉजी से बने आधार कार्ड। और अगर यहां पर चीजें नहीं वेरीफाई हो रही है क्लियर, यहां पर अगर शंकाएं हैं किसी भी तरह से, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जो संबंधित उनका स्टेट है वहां से वो जो है तमाम तरह के, तो बहुत सारे दूसरे भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को साथ लेकर के आए। ये जो बढ़ती हुई ढील और हमारी जो चुप्पी है, आने वाले कल में हम लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से जो है कभी शाप ना बन जाए, इस दृष्टि में हम लोगों को जो है गंभीरता से सोचने की और प्रशासन से मांग करने की आवश्यकता है, ना केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि प्रदेश स्तर पर। तो इस जानकारी के साथ कि थोड़ा सा गंभीर हों, सबको जीने का अधिकार है, सब आए, सब कमाएं, हमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन उनकी पूरी हो, कम से कम हमारा समाज, हमारा हिमाचल, हमारा भविष्य सुरक्षित हो। और इस चीज के लिए हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और रोडवासियों से, जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जिनके किराए, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ अपना इनकम देख रहे हैं, आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, आप एक जिम्मेवार नागरिक हैं, शिक्षित आदमी हैं, हो सकता है कि बहुत जगह पर हम लोगों को जिस बारे में हम सोचते नहीं है, तो सोचना शुरू करें। जितने भी लोग हैं इनको वेरिफिकेशन के लिए लें, और इस बारे में जो 1 तारीख को पैदा हुए महापुरुष हैं, इनके बारे में जरूर संज्ञान लें कि इनके बारे में दूसरा विकल्प क्या हो सकता है। अदरवाइज हमारी ये जो अनदेखी है आने वाले कल में हमारी पीढ़ियों के लिए कहीं अभिशाप ना साबित हो, और फिर हम लोग जो है माता रोना रोते रहेंगे। अभी चाहता हूं आपसे इजाजत, जुड़ रही है JBN TV के साथ, बहुत सारे मुद्दों पर ऐसे आपसे बात करते रहेंगे। लेकिन जो चीजें आपको बता रहा हूं वो एक गंभीर विषय है, इसको गंभीरता से लीजिए,
क्योंकि सारी चीजें मजाक और टीआरपी के लिए नहीं की जाती, कुछ चीजें जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।